heartily welcome you all in my YouTube channel, The Wings of Brain, and this is Pooja. So अब हम देखते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी? जब सोवियत संघ का अंत हो गया उसके बाद रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, these countries wanted to make a total shift of capitalist economy। यानी कि जैसे ही सोवियत संघ का अंत हो गया, अब जो ये कंट्रीज थी कैपिटलिस्ट मॉडल पर मूव करना चाहती थी, जिसके बाद इन्होंने जो था कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया। जो भी रूल्स होते थे गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, जो फर्म्स होते थे या फिर जो लोगों के लिए लोगों के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल या वेलफेयर पॉलिसीज थी, अब इन सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे लोगों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सो वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कॉल्ड दिस मॉडल शॉक थेरेपी, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करने वाली नीति। मतलब कि शॉक थेरेपी का अगर हम इसका ओवरव्यू करें तो इसका सिर्फ इतना सा ओवरव्यू था कि जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी जो सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड थी, अब जब सोवियत यूनियन का एंड हो गया, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, तब उन्होंने मूव करा कैपिटलिस्ट मॉडल को, जिसको IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने कहा शॉक थेरेपी। जब इन्होंने शॉक थेरेपी को अपना लिया, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री या सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज थी, उन्होंने जैसे ही कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या आउटकम्स हुए। प्राइवेट ऑनरशिप, जो भी पहले गवर्नमेंट के अंडर जो भी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, ब्यूरोक्रेट्स काम करते थे, अब वो सारे ऑनरशिप प्राइवेट कंपनी को दे दी गई। जो स्टेट के एसेट्स थे, यानी कि जो राज्य की संपत्ति थी, वो सबके सब प्राइवेटाइज कर दी गई। कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्म्स। पहले कलेक्टिव फार्मिंग की जाती थी जो कि गवर्नमेंट के अंडर थी, अब उन सबको प्राइवेट फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब जो थी नई नई मशीनरीज, नए नए ट्रैक्टर्स, नए नए फर्टिलाइजर्स प्राइवेट कंपनी के थ्रू लाकर उनमें इन्वेस्ट किए जा रहे थे। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर पहले जो गवर्नमेंट थी वो सारी पॉलिसीज जो थी, इंडस्ट्रीज जो थी, वो खुद बनाती थी। अब फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार के थ्रू जो बाहर सोवियत यूनियन की कंट्रीज है, अब जो बाहर की अदर कंट्रीज है वो भी उनमें इन्वेस्ट कर सकती है, उनमें इन्वेस्ट कर अपना जो भी शेयर है वो खरीद सकती है। सो ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस एंड सोवियत ब्लॉक ग्रेजुअली मूव्ड इनटू वेस्टर्न यूरोप। जो पहले का उनका ब्लॉक था कि वो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में ही जो है ट्रेड करेंगे, वो टूट चुका था, क्योंकि अब वो वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी तरफ मूव कर चुकी थी। शॉक थेरेपी रूइंड द इकोनॉमी। शॉक थेरेपी एकदम से अपनाने के बाद जो इनकी इकोनॉमी थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हो गई? एकदम से सोशलिस्ट मॉडल को छोड़कर प्राइवेटाइज को अपना लेना, उन्हें लोगों के बारे में भी नहीं सोचा। जो लोग गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनके थ्रू काम कर रहे हैं, जो उनके पास जो गवर्नमेंट है वो सारी इंडस्ट्रीज को चलाएंगे, लोगों को जॉब्स देंगे, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएंगे। बट अब जब सब कुछ प्राइवेट हो गया था तो बहुत से लोगों की जो उनकी जॉब्स छीन ली गई। अब जो लोग थे, बहुत बड़ा वर्ग जो था वो जॉबलेस हो चुका था। 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जो गवर्नमेंट के एसेट्स थे, वो 90% एसेट्स जो थे वो प्राइवेट कंपनी को सेल कर दिए गए। बहुत ही कम प्राइस में जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको सेल कर दिए गए। वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एंड थ्रोवे प्राइजेस। जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी, जैसे अगर हम वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज किसी भी स्टेट में क्या हो सकती है, वो यही हो सकती है कोई भी ऑयल कंपनी होगी या कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, उनको बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट के प्राइस पर बेच दिया गया, जिसको कहा जाता है दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, जिसे लार्जेस्ट गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। वैल्यू ऑफ रूबल, जो रूबल है वो रशिया की करेंसी है, उसका जो उसके वैल्यू थे वो बहुत ज़्यादा गिर गई क्योंकि उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई। पहले भी उनकी इकोनॉमी जो थी वो कोलैप्स कर गई, अब फिर से उनकी जो इकोनॉमी थी कोलैप्स कर गई, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, लोगों के पास एक जो फूड सिक्योरिटी थी पहले जो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती थी, अब उनके पास वो फूड सिक्योरिटी नहीं बची थी। एक लो कॉस्ट पे उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया गया। रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई। जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, जो महंगाई की दर थी, जो लोगों के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो डिसाइड कर चुके थे, उसके बाद
जो महंगाई थी वो इस हद तक महंगाई बढ़ गई, लोगों की जो बेसिक नीड्स थी वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी पुश्ड लार्ज सेक्शन पीपल इनटू पॉवर्टी। जो कंट्रोल, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल ही हट गया, सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया, तो जिससे एक बहुत बड़ा लार्ज सेक्शन था जो था वो गरीबी की ओर बढ़ा। माफिया इमर्ज्ड इन मोस्ट कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो एक सेक्शन था लोगों का, वो उनके पास ज्यादा पावर आ गई थी, जिसके बाद अब वो लोग जो थे, लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। सो जो था माफिया एमर्ज्ड, इन्होंने, और इकोनॉमी को भी इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। ऐसे कौन से रीजंस थे जिसके आखिर सोवियत यूनियन का विक्टिम क्यों हुआ। सो द फर्स्ट इज इंटरनल वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हमने देखा, जो पार्टी के लोग थे वो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक, बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। जो लोग लीडर्स थे उनके पास कहीं ज्यादा पावर थी रेदर देन पीपल। कहीं ना कहीं जो लोगों की जरूरतें थी या जो लोगों के लिए इनको पॉलिसीज बनानी चाहिए थी, वो बनाने में फेल रहे। सो दे वर फेल टू मीट द एस्पायरेशन एंड नीड्स ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक जो आर्थिक इनकी गतिविधि थी वो बहुत ज़्यादा रुक गई थी। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। अब जो लोग थे वो इनका विरोध करना शुरू कर चुके थे। सोवियत यूनियन यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग द न्यूक्लियर एंड मिलिट्री। लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान देने की बजाय इन्होंने अपने जो ज़्यादातर रिसोर्सेज थे वो इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे खर्च करे और मिलिट्री पे खर्च करे। रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी फॉर ओवर 70 ईयर्स। जैसे कि हमने पहले भी देखा, जो टॉपिक था उसमें किसी भी राष्ट्र में या किसी भी कंट्री में एक पार्टी का शासन बहुत सालों तक रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं रहती। सो यहाँ पर भी वही था, नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल। अब जो एक मेन रीजन इसमें अगर हम देखें तो वो ये भी था, गोरबाचेव्स रिफॉर्म। जो एक सेक्शन था वो ये चाहता था कि जो गोरबाचेव है, जो भी वो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो एक फास्ट वे में पॉलिसी बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। बट जो एक सेक्शन था, जो उनके पार्टी के ही मेंबर्स थे, उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब गोरबाचेव ने पॉलिसी बनाना शुरू करा तो उनकी पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगा कि उनसे उनकी जो पावर्स है वो छीनी जा रही है। जो राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म विद इन द रिपब्लिक, यानी कि अब जो ये कंट्रीज थी, रशिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया एंड यूक्रेन, ये कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि ये अपनी खुद की कंट्री बनाए, अपनी खुद की सोवर्निटी बनाए, जहाँ पर ये खुद लीड कर सके, लोगों के लिए पॉलिसी बना सके। अब जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं या फिर जो लोग जो अब ये लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है, अब ये चाहते थे कि हम अपना एक अलग राष्ट्र बनाए जहाँ पर खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, खुद की पावर हो, खुद लोगों के लिए पॉलिसी है, अब ये खुद बनाए। सो कहीं ना कहीं एक रीजन था राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म। सो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि अब इसके परिणाम क्या हुए। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जब एक महाशक्ति जो थी, जो सेकेंड वर्ल्ड था, जब वो खत्म ही हो गया तो दुनिया में एक महाशक्ति बची जो थी अमेरिका। डिस्प्यूट्स बिटवीन आइडियोलॉजी वर एंडेड। कौन सी आइडियोलॉजी अच्छी है, कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट, इसकी जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, क्योंकि अब सोवियत यूनियन तो खत्म हो चुका था। जिसके बाद एक महाशक्ति बची थी वो थी अमेरिका, जो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना चुकी थी, जिसके कारण ये लड़ाई खत्म हो गई कि कौन सा मॉडल है जो बेटर है। एंड ऑफ आर्म्स रेस, जो बॉम्ब्स की लड़ाई थी या फिर जो हथियारों की होड़ थी वो खत्म हो गई। मल्टीपोलर सिस्टम, यानी कि नो वन पावर वुड डोमिनेट। जब सोवियत यूनियन जो था खत्म हो गया, सो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा था कि अब क्या अमेरिका है जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। बाद में ये देखा गया कि एक कंट्री डोमिनेट नहीं करेगी बल्कि मल्टीपोलर सिस्टम होकर करेगी, वहां पर नई कंट्रीज उभरेंगी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज आती हैं, आसिया, यूरोपियन कंट्रीज, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनका इमर्जेंस कैसे हुआ। सो द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये डेफिनेशन अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। बिकम द एडवाइजरी बॉडी, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक था, अब कहीं ना कहीं जो लोग थे वो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाना चाह रहे थे, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी। सो इन जो ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने कंट्रीज की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, उन्हें डेप्थ दिया था, उन्हें कर्ज दिया था ताकि वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको बेटर कर सके। एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, जैसे कि हमने पहले भी देखा, जो इस मल्टीपोलर सिस्टम में था कि किसी एक कंट्री का डोमिनेशन नहीं रहेगा, यहाँ पर बहुत सी कंट्रीज आएंगी, जैसे चाइना,
इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ऐसे बहुत सी जो कंट्रीज थी या ऑर्गेनाइजेशन था, इनका एमर्जेंस हुआ आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा. If you like this video, subscribe the channel, turn on the bell icon and like the video, and of course share this video to all your friends. Till then, take care, bye bye, stay fit and stay at home.